बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम के सीरीज का चौथा लेक्चर है, जिसके अंदर हम एसिम्प्टोटिक नोटेशंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। और इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि कितनी टाइप्स ऑफ एसिम्प्टोटिक नोटेशंस होती हैं जिनके थ्रू हम जो है वो किसी भी एल्गोरिथम का एनालिसिस कर सकते हैं। इसके अंदर हमारे पास 3 तरह की टाइप होती हैं जिसके अंदर हम एल्गोरिथम का एनालिसिस कर रहे होते हैं। एक आपके पास जो सिम्प्टोटिक नोटेशन है उसको हम वर्स्ट केस या बिग ओ कहते हैं। सेकेंड वन को हम बेस्ट केस और ओमेगा कहते हैं, और थर्ड वन को जो है वो हम एवरेज केस या थीटा कहते हैं। जो बेस्ट केस होती जो बेस्ट केस होती है एनालिसिस या वर्स्ट केस एनालिसिस, बिग ओ या फिर वर्स्ट केस एनालिसिस होता है, वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है? बेसिकली अपर बाउंड को कर रहा होता है। अपर बाउंड का मतलब ये है कि मैक्सिमम कितना टाइम पीरियड लगेगा आपके एल्गोरिदम को रन होने के लिए, यानी कि आप उसके पर कोई ऐसी इनपुट डालते हैं जिससे उसकी ईच एंड एवरी इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हो। तो आपके पास वो चीज इस चीज को बता रही होती है कि मैक्सिमम कितना टाइम पीरियड आपके एल्गोरिदम को लगेगा वर्स्ट केस के अंदर रन होने के लिए। और ये इस चीज की गारंटी भी होती है कि आपका एल्गोरिदम जो है वो इससे ज्यादा जो है वो टाइम पीरियड नहीं लेगा। किसी भी किस्म की इनपुट डाल दी जाए तो वो इस टाइम पीरियड फैक्टर से ऊपर वो टाइम पीरियड नहीं लेगा रन होने के लिए। बेस्ट केस या ओमेगा जो होता है उस केस में आप क्या चीज चेक कर रहे होते हैं? लोअर बाउंड, यानी कि आपके एल्गोरिदम को मिनिमम कितनी इनपुट दी जाएगी जिसके बाद वो आपको इमीडिएटली रिजल्ट जो है वो शो कर देता है। तो इस केस के अंदर हमारे पास जो आपका बेस्ट केस होता है वो फास्टेस्ट आपका इनडायरेक्ट वे में एल्गोरिदम का रनिंग टाइम जो होता है वो हमें शो कर रहा होता है। इसकी एग्जांपल सिंपली अगर इन दोनों की हम लें तो आप इस तरह से एग्जांपल एक ले सकते हैं कि जिस तरह हम लीनियर सर्च कर रहे होते हैं, लीनियर सर्च के एल्गोरिदम के अंदर, तो मैं कहती हूँ कि मेरे पास 100 एलिमेंट्स की एक अरे है जिसके अंदर से आपने से मैं कह देती हूँ आपको 88 को फाइंड आउट करें कि वो अरे के अंदर किस जगह पे मौजूद है। से अगर वो एल्गोरिदम के अंदर पहली ही वैल्यू है 88 जो है, तो फिर उस केस के अंदर आपको कितना टाइम पीरियड लगा? कांस्टेंट टाइम पीरियड। आपने एक ही गो में टारगेट वैल्यू को पहली वैल्यू के साथ कंपेयर किया और वही वो वैल्यू थी, तो फिर आपने वहीं पर फर्दर आगे लीनियर सर्च को रोक दिया और आपने कहा कि पहली वैल्यू के ऊपर हमें आपका टारगेट वैल्यू मिल गई है। तो जो एक ही कंपैरिजन के अंदर आपको चीज मिल गई तो वो आपको कांस्टेंट टाइम पीरियड के अंदर रिजल्ट मिल गया। और ऑन द ऑपोजिट साइड अगर मैं आपसे कहती हूँ कि 88 को फाइंड करें और वो थ्रू आउट पूरी लिंक लीनियर लिस्ट के अंदर कहीं भी मौजूद नहीं है, तो फिर उस केस के अंदर या फिर वो सबसे आखिरी एलिमेंट है तो फिर आपको टोटल 100 की एलिमेंट की अरे के एंड तक जाना पड़ेगा, तब नहीं जाके आपको वो आखिरी एलिमेंट के ऊपर वो चीज मिलती है, या फिर वो अगर एग्जिस्ट ही नहीं करती तो फिर वो चीज नहीं मिलती। तो आपको पूरी अरे को सर्च करना पड़ा, तो वो आपका जो होगा वो वर्स्ट केस कहलाया जाएगा, यानी कि मैक्सिमम टाइम पीरियड आपको लगा है उस चीज को फाइंड आउट करने के लिए। अब इन दोनों के दरमियान जो है, तो अगर हम रनिंग टाइम की बात करें तो रनिंग टाइम आपका एक लोअर बाउंड हो गया और एक आपका अपर बाउंड यानी कि मैक्सिमम टाइम पीरियड का हो गया। और इन दोनों के दरमियान जो है अगर आपको रैंडम इनपुट दे दी जाए, यानी कि कभी तो कुछ आपको कह दिया जाए कि जी आप कभी तो वो सेंटर में वैल्यू मिल जाती है, कभी वो थोड़ी सी रन होने के बाद आपको वैल्यू मिल जाती है, कभी थोड़ी सी एंड से पहले आपको वैल्यू मिल जाती है, तो फिर वो टाइम पीरियड जो है वो आपका एवरेज केस एनालिसिस कहलाया जाता है, जिसको हाउ डू वी कंपेयर द एल्गोरिथम्स कर रही तो अगर हम एल्गोरिथम्स को कंपैरिजन करना शुरू करें और हमें कहा जाए कि जी एल्गोरिथम का कंपैरिजन करें, तो फिर क्या ये बेहतर तरीका होगा कि हम हम कंप्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कंपैरिजन करें, कंपेयर द एग्जीक्यूशन टाइम, विच इज नॉट गुड। इसलिए क्योंकि अगर मैं एक एल्गोरिदम सेम एल्गोरिदम मैं कहती हूँ लीनियर सर्च का एल्गोरिदम है, मैं पेंटियम 4 के पर रन कर रही हूँ, आप कोर i7 के पर रन कर रहे हैं, तो नेचुरल है कि आपका प्रोसेसर फास्ट है तो वो जल्दी टाइम पीरियड के अंदर आपको लीनियर सर्च करके रिजल्ट को शो कर देगा, और मेरा प्रोसेसर क्योंकि स्लो है तो वो थोड़ा सा टाइम फैक्टर लेगा रन होने के लिए। तो फिर ये एक बेहतर तरीका नहीं है कंपैरिजन करने का कि मैं कहूँ कि जी लीनियर सर्च जो है वो एक अच्छा एल्गोरिदम नहीं है क्योंकि मैंने पेंटियम 4 के पर रन कर दिया था, और आप कह रहे हैं कि नहीं जी लीनियर सर्च बहुत अच्छा एल्गोरिदम है क्योंकि कोर i7 के पर आपको फास्ट उसका रिजल्ट मिल गया था। सो ये कोई तरीका नहीं है कि आप मशीन डिफरेंट यूज करते हुए सेम एल्गोरिदम के ऊपर जो है, या आपको मैं कोई असाइनमेंट दूं जिसमें कहूं कि 10 लोगों को कहूं कि लीनियर एल्गोरिदम जो है इंप्लीमेंट करें, खुद से कोडिंग करें, और हर कोई अपनी अपनी मशीन के ऊपर उसको रन करता है, मुझे टाइम फैक्टर बताता है, कोई कहता है इसको कम टाइम लगा, कोई कहता है ज्यादा टाइम लगा, लेकिन ये सारा कुछ किस वजह से हो रहा है? आपकी वो मशीन डिपेंडेंसी भी उसमें इन्वॉल्व हो रही है। तो हम इस चीज को
जो है वो ओवर रूल करना चाहते हैं, हम मशीन इंडिपेंडेंसी से इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं अपने एग्जीक्यूशन टाइम पीरियड को। सेकेंडली क्या है कि काउंट द नंबर ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड, वो भी गुड नहीं है, इसलिए क्योंकि हर बंदा, जिस तरह मैंने आपको कहा कि एक एल्गोरिदम को इंप्लीमेंट करे तो आप में से बेशुमार लोगों का हर एक का अपना लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, हर अपनी लॉजिक के साथ हर बंदा जो है वो उसको इंप्लीमेंट करेगा। तो किसी ने ज्यादा स्टेटमेंट्स लिखी, स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग आपका डिफरेंट था, किसी ने कम स्टेटमेंट्स लिखी, सोल्यूशन तो हमें मिल गया उस चीज का, लेकिन मसला कहां पर आया है कि हम ये नहीं कह सकते कि ये जो एग्जीक्यूशन टाइम पीरियड था इनको इसलिए ज्यादा लग गया क्योंकि उसके नंबर ऑफ ऑपरेशन ज्यादा थे, इनके नंबर ऑफ ऑपरेशन कम थे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, नंबर ऑफ स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम एनालिसिस जो है किसी भी एल्गोरिथम का बेहतर नहीं कर सकते। तो फिर आइडियल सोल्यूशन क्या है इस चीज को सॉल्व करने का, कि हम अपने रनिंग टाइम को एक्सप्रेस करें इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ फंक्शन ऑफ द इनपुट साइज, यानी कि हम एक फंक्शन या एक प्लॉटिंग कर लें, एक ग्राफ बना लें, और उस ग्राफ के अंदर हम क्या करें कि एक साइड के ऊपर जो है वो इनपुट दे दें n, और एक साइड के ऊपर हम जो है वो रनिंग टाइम को जो है वो चेक करते जाएं कि आपकी मशीन जो है वो किस तरह से बिहेव कर रही है उस हर इनपुट के ऊपर। और हम ये देखना चाह रहे हैं कि हमारे पास से 10 की इनपुट दी तो उस वक्त आपकी मशीन ने कितने सेकंड में उसको काम किया, हमने उसको मार्क कर लिया। फिर दूसरी इनपुट हमने 30 की दी तो उसके ऊपर आपका टाइम पीरियड कितना लगा उस इनपुट के ऊपर, उसको हमने मार्क कर लिया। और इस तरह करके हम इनपुट का साइज बढ़ाते जाएंगे और टाइम फैक्टर को चेक करते जा रहे हैं। से मैंने ये पेंटियम 4 के ऊपर चेक कर लिया। उसके बाद आपकी मशीन जो थी वो Core i7 थी, तो मैंने क्या किया, फर्क सिर्फ क्या होगा कि मेरा हो सकता है यहाँ पर सेकंड्स के अंदर आंसर आ रहा हो, जब आप सेम करें 10, 50, 30, 40 के पर तो आपका नैनो सेकंड्स के अंदर टाइम आ रहा हो। लेकिन जब हम इनके दरमियान प्लॉटिंग करेंगे तो प्लॉटिंग सेम तरह की हो रही है। इट मींस कि मेरा एनालिसिस भी जो था वो लीनियर आ रहा था और आपका एनालिसिस भी जो था वो लीनियर आ रहा था। इट मींस कि हमारे पास, हमने इसको मशीन इंडिपेंडेंट बनाना चाह रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि हमारा एल्गोरिथम जो था इररेलेवेंट हो, कि चाहे वो पेंटियम 4 है या Core i7 है, हम कहना चाह रहे हैं कि हमारे इस एल्गोरिथम का बिहेवियर हमेशा लीनियर आएगा। तो हम इसको इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ फंक्शन ऑफ इनपुट साइज जो है उसको कंपेयर कर रहे हैं। हमने कंपेयर द डिफरेंट फंक्शंस कॉरेस्पॉन्डिंग टू रनिंग टाइम, सच एन एनालिसिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मशीन टाइम एंड द प्रोग्रामिंग स्टाइल से इंडिपेंडेंट। सो हम एसिम्प्टोटिक नोटेशंस नॉर्मली लेते हैं ताकि हम इनको कंपेयर कर सकें और रेट ऑफ ग्रोथ के ऊपर जो है उनको हम चेक कर सकें। सो टू एल्गोरिदम्स विद द रनिंग टाइम, अगर एक का रनिंग टाइम fn है, एक का रनिंग टाइम gn है, तो फिर हम एक रफ एस्टिमेट के हिसाब से ये पॉइंट कह सकते हैं कि हाउ फास्ट ईच फंक्शन जो है वो किस तरह से ग्रो कर रहा है। और एसिम्प्टोटिकली का मतलब क्या है कि लार्ज इनपुट साइज ऑफ द n के ऊपर किस तरह से वो ग्रो कर रहा है और किस तरह से वो कर रहा है। तो इसके लिए जो हमारे पास मेजरमेंट्स यूज होती हैं, जो मैंने अभी आपको वर्स्ट केस की बताई थी, वो कौन सी थी, बिग ओ नोटेशन थी। और बिग ओ नोटेशन जो है वो हमारे पास लॉन्गेस्ट टाइम जो है उसको शो कर रही होती है। और इसको अगर हम एक जर्नल डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम कहेंगे कि हमारे पास से अगर दो नॉन जो नेगेटिव फंक्शन है fn और gn, और हम कहते हैं कि gn हमारे पास वो तमाम एल्गोरिदम्स हैं जो वर्स्ट केस को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास, अगर हम डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम कहना चाह रहे हैं कि जब तक हमारी इनपुट n नॉट तक थी, n नॉट से पहले थी, उस वक्त तक तो हमारे पास gn फंक्शन, इसके साथ हमने एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर लिया है, कोई भी कांस्टेंट, तो हम कहना चाह रहे हैं कि जब तक हमारी इनपुट n नॉट से कम थी तो ये gn फंक्शन का बिहेवियर कुछ इस तरह से था और fn का फंक्शन का बिहेवियर कुछ इस तरह से था। लेकिन जो ही हमारी इनपुट n नॉट से आगे इंक्रीज करते हुए n तक गई है, उसके बाद हमने ये बिहेवियर नोट किया है कि हमारा फंक्शन जो था वो हमेशा gn से नीचे रहा है या एग्जैक्टली इसके ऊपर आएगा, क्योंकि यहाँ उसने लिखा है लेस देन एंड इक्वल टू cgn, तो इससे एक्सीड नहीं कर सकता। तो फिर हमारी नोटेशन जो है ये बिग ओ कहलाई जाएगी, यानी कि मैक्सिमम टाइम पीरियड का जो हमारे पास ओवरऑल फंक्शन है, इससे हमारे पास हमारा गिवन फंक्शन जो है वो कभी भी एक्सीड नहीं करेगा। ये उसने एक जनरल डेफिनेशन बिग ओ की बताई है। और जब हमारे पास बिग ओमेगा नोटेशन की वो बात कर रहा है तो वो बेस्ट केस है, यानी मिनिमम टाइम पीरियड। तो मिनिमम टाइम पीरियड के अंदर उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि हमारा फंक्शन जब n नॉट से n की तरफ क्रॉस कर रहा है तो ये हमारा फंक्शन जो है इससे नीचे, इसके ऊपर आ सकता है लेकिन इससे नीचे कभी नहीं जाएगा, यानी मिनिमम से मिनिमम यहां तक टाइम पीरियड का लग सकता है, लेस देन इक्वल टू, इससे नीचे जो है वो टाइम पीरियड उसको नहीं लगेगा। और gn क्या है, वो तमाम फंक्शंस
उन तमाम एल्गोरिदम्स के जिनका बेस्ट केस जो है वो इस रेंज के अंदर रहता है, इससे नीचे वो नहीं जाता। और जब हम थीटा की या एवरेज केस की एनालिसिस की बात करेंगे तो फिर वो इन बिटवीन आ जाता है, यानी कि ये ऊपर वाला जो है ये हमारे पास वर्स्ट केस और ये जो नीचे वाला है ये हमारे पास बेस्ट केस, यानी कि ये बिग ओ और ये आपके पास ओमेगा और इनके दरमियान जो है वो हमारे पास थीटा, यानी कि थीटा जो है वो इन दोनों के दरमियान जो है, या एग्जैक्टली इसके ऊपर फॉल भी कर सकते हैं क्योंकि इक्वल टू का भी साइन उसने रखा हुआ है, तो आपके पास लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू दिस, और ये इनके दरमियान ही वेरी करेगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। तो ये बेसिक हमारे पास डेफिनेशंस थी एसिम्प्टोटिक नोटेशंस की, जिसके थ्रू जो है हम अपने किसी भी एल्गोरिदम का एनालिसिस करते वक्त उसकी वर्स्ट केस, बेस्ट केस और एवरेज केस एनालिसिस जो होते हैं शो कर रहे होते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ द मशीन, ताकि हमारे पास हम उसको किसी भी मशीन के ऊपर एल्गोरिदम को रन करें तो आपके पास उसका बिहेवियर जो होगा वो हमेशा यही रहेगा, चाहे आप उसको किसी भी मशीन के ऊपर रन कर लें इंडिपेंडेंट ऑफ द मशीन। अच्छा, यहाँ तक आपका ये लेक्चर कंप्लीट होता है। अगर इसके अंदर कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट में आप जरूर पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर फर्दर टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।